everyone. Hope you all are doing well. First of all, I would like to welcome you all to our YouTube channel Research with Mansia. So basically आज के लेक्चर में हम बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस करने जा रहे हैं हाउ टू राइट एन एब्स्ट्रैक्ट राइट. सो बेसिकली एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसर्न है, एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है फॉर योर रिसर्च. तो वो एब्स्ट्रैक्ट किस तरीके से लिखना है आज के लेक्चर में हम वो डिस्कस करेंगे. राइट. सो बेसिकली जो एब्स्ट्रैक्ट है, एब्स्ट्रैक्ट इज लाइक समरी ऑफ योर रिसर्च पेपर विच इंक्लूड्स योर फाइंडिंग्स, योर रिसर्च मेथोलॉजी, योर पर्पस, योर कंक्लूजन. सो बेसिकली एब्स्ट्रैक्ट एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, एक ऐसा सेक्शन है आपके रिसर्च पेपर में जिसको पढ़ के एक ऑथर या फिर मैं कहूँ एक रीडर ये आइडेंटिफाई करता है कि आपके रिसर्च पेपर में क्या इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, क्या ये रिसर्च पेपर पढ़ना है या नहीं पढ़ना. तो ये सारे डिसीजंस जो है ऑन द बेसिस ऑफ एब्स्ट्रैक्ट लिए जाते हैं. राइट. सो बेसिकली जो पर्पस है एब्स्ट्रैक्ट का वो ये है कि आपका एब्स्ट्रैक्ट बहुत कंसाइज होना चाहिए, बहुत क्लियर होना चाहिए, उसके अंदर फाइंडिंग्स पूरी होनी चाहिए, की पॉइंट्स होने चाहिए. रीडर्स को फटाफट से ये पता लग जाए कि उसने आपका एब्स्ट्रैक्ट पढ़ना है या नहीं पढ़ना है, या फिर मैं बोलूँ कि ऑन द बेसिस ऑफ एब्स्ट्रैक्ट जो ऑथर्स हैं, जो रीडर्स हैं, जो रिसर्च स्कॉलर्स है, ये आइडेंटिफाई कर सके कि ये जो पेपर है ये मेरे लिए यूजफुल है या नहीं है. राइट. सो बेसिकली ये पर्पस होता है एब्स्ट्रैक्ट का, एक क्रक्स देना, एक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना रीडर्स को कि वो पेपर जो है वो यूजफुल है या नहीं है. राइट. तो उसके बाद हम आगे कुछ पॉइंट्स डिस्कस करेंगे जैसे कि क्लियरिटी एंड कंसाइज. योर एब्स्ट्रैक्ट शुड बी वेरी वेरी क्लियर, शुड बी वेरी कंसाइज, क्योंकि कुछ वर्ड्स लिमिट होती है आपकी एब्स्ट्रैक्ट की कि विद इन 250 वर्ड्स या विद इन 300 वर्ड्स आपका एब्स्ट्रैक्ट होना चाहिए. तो एब्स्ट्रैक्ट की जो लैंग्वेज है, जो उसके अंदर फाइंडिंग्स है या फिर जो भी आप इंफॉर्मेशन उसके अंदर लिख रहे हो बहुत ही क्लियर होनी चाहिए और कंसाइज होनी चाहिए. एक डिटेल नोट नहीं होना चाहिए क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट होती ही एक तरीके की समरी है. राइट. So your abstract should be very clear. Abstract require clear and concise language to convey the main ideas and findings. Right. So unnecessary जो information है वो आपको avoid करनी है, उस चीज़ के ऊपर ध्यान नहीं देना है. सिर्फ clarity के साथ जो key points है, जो important points है, वही आपने अपने abstract में add कर. राइट. अब एब्स्ट्रैक्ट बनाना कैसे है? तो बेसिकली हर एक जर्नल का अलग अलग फॉर्मेट होता है कि आपकी एब्स्ट्रैक्ट का फ्लो कैसे रहेगा. जैसे मैं एमराल्ड की बात करूँ तो वहाँ पे पर्पस उनको चाहिए, रिसर्च मेथोलॉजी का सेक्शन उनको चाहिए, फिर उसमें उनको फाइंडिंग्स चाहिए, इम्प्लीकेशंस चाहिए, कीवर्ड्स चाहिए. सो जो स्ट्रक्चरिंग है, जो स्ट्रक्चर है एब्स्ट्रैक्ट का, मैं फिर से बोलूँगी वो डिपेंड करता है आपके जर्नल टू जर्नल पे. एक सैम्पल हम लास्ट में डिस्कस भी करेंगे, एक सैम्पल मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरीके से एब्स्ट्रैक्ट लिखा जाता है. राइट. वो जो पब्लिश्ड एब्स्ट्रैक्ट है वही मैं आपको दिखाऊंगी ताकि और अच्छे से क्लियर हो जाए कि एक फ्लो कैसे बनेगा, एक स्ट्रक्चर कैसे बनेगा एब्स्ट्रैक्ट का. सो बेसिकली अ वेल स्ट्रक्चर एब्स्ट्रैक्ट टिपिकली इंक्लूड पर्पस. पर्पस इंक्लूड करता है मेथोलॉजी, कि आपने अपने पेपर में क्या मेथोलॉजी यूज़ की है. फॉर एग्जांपल पर्पस है आपका किसी एक वेरिएबल का इम्पैक्ट चेक करना है किसी दूसरे वेरिएबल पे, सो दिस विल बी अ पर्पस. राइट. तो इसको आप पर्पस की हेडिंग में डिफाइन करोगे कि मेरी स्टडी का ऑब्जेक्टिव ये है, और वो ऑब्जेक्टिव इस तरीके से एक्सप्लेन करना है कि वो 1 से 2 लाइन में आ जाए. राइट. बहुत डिटेल्ड पर्पस आपको एक्सप्लेन नहीं करना है, बहुत क्रक्स में आपको मेंशन करना है कि आपकी स्टडी का पर्पस क्या है. राइट. अब उस पर्पस को अचीव करने के लिए आपने मेथोलॉजी कौन सी यूज़ की है. फॉर एग्जांपल हमने प्राइमरी डेटा पे काम किया है, तो प्राइमरी डेटा पे अगर हमने काम किया है तो प्राइमरी डेटा को एनालाइज करने के लिए कौन सी मेथोलॉजी यूज़ की गई है, कौन से टाइप का डेटा आपने यूज़ किया है, कौन सा टूल यूज़ किया है, क्या सैम्पल साइज रहा है, कौन सी टेक्निक यूज़ की है, फॉर्म कैसे फिल कराया है. फॉर एग्जांपल अगर आपने क्वेश्चनरी फॉर्म या गूगल फॉर्म जिसको मैं बोलूँ, अगर आपने उसके थ्रू सर्वे कंडक्ट किया है तो कौन कौन से मेथड रहे हैं, किस तरीके की इन्फॉर्मेशन आपने कलेक्ट की है, और फिर आप उसको रिजल्ट के बारे में डिस्कस करोगे. राइट. तो ये सारी चीज़ें जो है वो आपके एब्स्ट्रैक्ट में होती है. रिजल्ट आप डिस्कस करोगे, फिर कंक्लूजन का सेक्शन आपका रहेगा. एक लॉजिकल फ्लो आपके एब्स्ट्रैक्ट में होना चाहिए कि पहले हमने पर्पस के बारे में बात की, फिर उस पर्पस को बेसिकली जो एम है आपका उसको कैसे अचीव किया है, क्या फाइंडिंग्स आई है, क्या रिजल्ट्स आए हैं और क्या कंक्लूजन रहा.
तो इस तरीके से आपकी स्ट्रक्चरिंग होती है एब्स्ट्रैक्ट की, राइट। सो बेसिकली एब्स्ट्रैक्ट के अंदर आपको सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है जो कि आपके रिसर्च पेपर में है, राइट। उसके बाद 4 से 5 कीवर्ड, 4 to 5 कीवर्ड्स, मैं हमेशा बोलूंगी आपके पास मिनिमम 4 कीवर्ड्स तो होने ही चाहिए। अब कीवर्ड्स क्या होते हैं? तो बेसिकली कीवर्ड्स वो होता है जिसके बेसिस पे आपका पेपर डिपेंड करता है। जिस जिस टॉपिक के ऊपर आप काम कर रहे हो, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोलूँ कि मुझे डिजिटल फाइनेंशियल लिटरेसी पे काम करना है, मैं चेक कर रही हूँ, इम्पैक्ट चेक कर रही हूँ डिजिटल फाइनेंशियल लिटरेसी का ऑन रिटायरमेंट प्लानिंग। तो डिजिटल फाइनेंशियल लिटरेसी एंड रिटायरमेंट प्लानिंग आर टू वेरिएबल्स। अब ये कीवर्ड्स किस तरीके से सेलेक्ट करने हैं? डिजिटल फाइनेंशियल लिटरेसी मींस डिजिटल इज वन, फाइनेंशियल लिटरेसी इज सेकेंड वन। तो इस तरीके से कीवर्ड आइडेंटिफाई करने हैं कि वो वर्ड्स जो आपके टॉपिक को या आपके रिसर्च वर्क को जस्टिफाई करता है कि ये कीवर्ड्स है, आपको इस पेपर में इन कीवर्ड्स के रिपीटेशंस बहुत ज़्यादा मिलेंगी, या पेपर में इन वर्ड्स के बारे में ज़्यादा बात की गई है। तो आपके कीवर्ड्स रिलेवेंट होने चाहिए, आपके विजिबिलिटी उसके अंदर बहुत क्लियर होनी चाहिए, और वो आपकी थीम से मैच होने चाहिए। तो मिनिमम 4 कीवर्ड्स होने चाहिए। तो यहाँ पे मैंने लिखा भी है, या अगर मेंशन नहीं किया है मैं आपको बता देती हूँ कि 4 to 5 कीवर्ड्स आपके रिसर्च पेपर में होने चाहिए। और कीवर्ड्स आता है आपके एब्स्ट्रैक्ट के बाद। जिस पेज पे आपका एब्स्ट्रैक्ट होता है, उस जहाँ जहाँ पे आपका एब्स्ट्रैक्ट खत्म होगा वहां से कीवर्ड का कुछ 4 या 5 कीवर्ड्स लिखना आप स्टार्ट कर दो, राइट। तो आपको कीवर्ड्स बहुत ही ध्यान से सेलेक्ट करने हैं कि ये कीवर्ड्स है जो कि मेरे रिसर्च एरिया से मैच करते हैं, राइट। उसके बाद आपको कोई भी ऐसे वर्ड्स यूज नहीं करने हैं जिसको पढ़ने के बाद रीडर जो है या फिर ऑथर जो है या फिर मैं कहूँ रिसर्च स्कॉलर जो है वो कंफ्यूज हो जाए। तो बहुत सिंपल, बहुत क्लियर, बहुत प्रिसाइज वर्ड्स आपको यूज करने हैं, वो लैंग्वेज आपको यूज करनी है। ऐसी अनएथिकल वर्ड्स को यूज़ नहीं करने हैं, बहुत फैंसी वर्ड्स आपको यूज़ नहीं करने हैं कि जो रीडर उसको रीड कर रहा है वो समझ ही नहीं पा रहा कि आपके एब्स्ट्रैक्ट में लिखा क्या है, आपका पेपर क्या चीज़ रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो ऐसे वर्ड्स को हमने रिमूव करना है, ऐसी चीज़ को हमने अवॉइड करना है जहाँ पे आपकी इंफॉर्मेशन क्लियरली विजिबल नहीं है, राइट। इसके बाद आपने अपने एब्स्ट्रैक्ट को इस तरीके से तैयार करना है कि जो रीडर्स है का कंट्रीब्यूशन बढ़े, उनके एंगेजिंग पावर बढ़े। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करती हूँ कि आप कोई भी रिसर्च पेपर पे काम कर रहे हो और वो रिसर्च पेपर में जो आपने एब्स्ट्रैक्ट लिखा है, आपका रिसर्च पेपर बहुत अच्छा है, आपने रिसर्च मेथोलॉजी आपने बहुत अच्छी यूज़ की है, आपने लेटेस्ट सॉफ्टवेयर्स यूज़ किए हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपने स्मार्ट पीएलएस, एमओस, एसपीएसएस, ये सारे सॉफ्टवेयर्स आपने बहुत अच्छे से यूज़ किया है, आर स्टूडियो आपने यूज़ किया है। आपने अपने रिसर्च मेथोलॉजी को बहुत ही स्ट्रांगली प्रेजेंट किया है। आपका लिटरेचर रिव्यू का सेक्शन भी बहुत अच्छा है, आपका कंक्लूजन, आपकी फाइंडिंग्स भी बहुत अच्छी है, लेकिन आपका एब्स्ट्रैक्ट उतना ही वीक। आपके एब्स्ट्रैक्ट को पढ़ने के बाद रीडर यही आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा है कि इस पेपर में किया किया है। तो रीडर जो है वो आपके पेपर को तभी रीड करेगा जब उसको आपका एब्स्ट्रैक्ट अट्रैक्टिव लगेगा। तो आपका जो एब्स्ट्रैक्ट है वो बहुत ही अट्रैक्टिव होना चाहिए। अट्रैक्टिव मतलब बहुत इफेक्टिव होना चाहिए। एक रीडर को एब्स्ट्रैक्ट पढ़ने के बाद क्लियरली ये पता लग जाए कि ये पेपर है किस चीज़ का, इस पेपर में मुझे क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, क्या इस पेपर की फाइंडिंग्स रही है, क्या ये पेपर रीड करना मेरे लिए यूजफुल रहेगा या नहीं रहेगा। तो एब्स्ट्रैक्ट बहुत इफेक्टिव होना चाहिए, उसके अंदर वर्ड्स, उसमें हर एक वर्ड का मीनिंग बहुत क्लियरली रिफ्लेक्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने एब्स्ट्रैक्ट लिख दिया है लेकिन उसको पढ़ने के बाद समझ ही नहीं आ रहा है कि ये पेपर किस बारे में बात कर रहा है। तो आपने वो सारी इंफॉर्मेशन बहुत ही इफेक्टिव तरीके से मेंशन करनी है अपने एब्स्ट्रैक्ट के अंदर, जिसको पढ़ने के बाद रीडर्स अपने आप को एंगेज करें उसके अंदर, अपने आप को ये मतलब उनको ये लगे कि हाँ दिस पेपर इज वेरी यूजफुल फॉर अस, राइट। फिर उसके बाद राइटिंग स्टाइल एंड टोन, आपका राइटिंग स्टाइल बहुत ही ज़्यादा फॉर्मल होना चाहिए, प्रोफेशनल होना चाहिए, आपकी टोन बहुत क्लियर होनी चाहिए, बहुत रूड वर्ड्स यूज़ नहीं करने हैं, बहुत प्लीज लैंग्वेज यूज़ करके आपने वर्ड्स यूज़ करने हैं, आपने लैंग्वेज बहुत क्लियर, बहुत सॉफ्ट, बहुत प्रोफेशनल होनी चाहिए। अनएथिकल वर्ड्स यूज़ नहीं करने हैं, जार्गन वर्ड्स यूज़ नहीं करने हैं, और स्टाइल आपका प्रोफेशनल होना चाहिए, right? So the writing style of the abstract should be formal and objective.
बहुत फॉर्मल होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, रिफ्लेक्टिव होना चाहिए। आपके पेपर का नेचर जो है वो एकेडमिक नेचर होना चाहिए, राइट? सो प्रोफेशनल टोन आपको मेंटेन करके रखनी है। अपनी रिसर्च फाइंडिंग्स किस तरीके से आप प्रेजेंट कर रहे हो, वो बहुत डिपेंड करता है आपके एब्स्ट्रैक्ट के ऊपर, राइट? लेंथ एंड वर्ड लिमिट, अब मैंने स्टार्टिंग में भी आपको बोला था कि आपका जो जर्नल है, जिस जर्नल में आप अपना रिसर्च पेपर भेज रहे हो, उस पे बहुत सारे जर्नल्स ऐसे हैं जो 150 वर्ड्स बोलते हैं कि आपका एब्स्ट्रैक्ट होना चाहिए विद इन 150 वर्ड्स। कुछ पेपर्स ऐसे होते हैं, कुछ जर्नल्स ऐसे होते हैं जिसमें आपका एब्स्ट्रैक्ट 250 वर्ड्स का होना चाहिए। कुछ जर्नल्स ऐसे होते हैं जो 300 वर्ड्स का एब्स्ट्रैक्ट उनको चाहिए। तो हमेशा मैं यही सजेस्ट करूंगी, जब भी आप एब्स्ट्रैक्ट लिखने बैठो, आप जर्नल की गाइडलाइन ज़रूर पढ़ लो कि जर्नल्स क्या बोल रहे हैं। जैसे मैं बोलती हूँ एमराल्ड, एमराल्ड का कोई भी जर्नल मैं उठाती हूँ तो एमराल्ड में क्या होता है, 250 वर्ड्स के बारे में वो कि आपका जो रिसर्च पेपर है उसका एब्स्ट्रैक्ट के जो वर्डिंग्स है वो विद इन 250 वर्ड्स होना चाहिए, नॉट मोर देन 250। तो ऐसे ही हर एक जर्नल के ऊपर डिपेंड करता है कि उनको एब्स्ट्रैक्ट की वर्ड लिमिट कितनी रखनी है या फिर वो कितनी अपने वेबसाइट पर रिफ्लेक्ट करते हैं। तो आपको वेबसाइट पर जाना है, चेक करना है कि कितनी वर्ड लिमिट है। अगर जर्नली में बात करूँ तो 250 वर्ड्स होते ही है, मैक्सिमम जर्नल्स में 250 वर्ड्स होते हैं फॉर योर एब्स्ट्रैक्ट, राइट? सो अपनी वर्ड लिमिट, अपना लेंथ एक बार आप जर्नल की गाइडलाइंस पढ़ के सेट कर लो। फिर आपकी जो इन्फॉर्मेशन है, जो रिसर्च है, वो बहुत उस एब्स्ट्रैक्ट में बहुत एक्यूरेसी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपका पेपर कुछ और बोल रहा है, आपका एब्स्ट्रैक्ट कुछ और बोल रहा है। तो आपकी जो रिसर्च फाइंडिंग्स है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे वे से आपने प्रेजेंट करना है, एक्यूरेट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने फेक डेटा लेके आपने रिसर्च में अपना डेटा एनालिसिस कर लिया और उसको रिप्रेजेंट, नहीं, वो अनएथिकल प्रैक्टिस हो जाएगी। सो एक्यूरेसी इन प्रेजेंटिंग द रिसर्च findings is paramount. Ensure that abstract provides a precise representation of the study to avoid any misinterpretation by readers. राइट, बहुत क्लियर होना चाहिए और एक्यूरेसी मेंटेन आपको करके रखनी है। आपका जो एब्स्ट्रैक्ट है वो रेलिवेंस होना चाहिए, रेलिवेंस टू द फील्ड। द एब्स्ट्रैक्ट शुड हाईलाइट द सिग्निफिकेंट ऑफ द स्टडी, राइट? आपकी सिग्निफिकेंस उसने आपके एब्स्ट्रैक्ट में रिफ्लेक्ट होनी चाहिए विद इन द स्पेसिफिक एकेडमिक फील्ड। जिस भी फील्ड में आप काम कर रहे हो उसकी सिग्निफिकेंस रिफ्लेक्ट होनी चाहिए, हाईलाइट होनी चाहिए कि किस तरीके से आपका रिसर्च वर्क कंट्रीब्यूट कर रहा है, राइट? किस तरीके से वो सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करना है, क्या उसके बेनिफिट रहेंगे सोसाइटी के लिए या फिर एक रीडर के लिए, या फिर उसके आउटकम्स क्या है, वो आउटकम किस तरीके से बेनिफिशियल रहेगा रीडर्स के लिए या फिर रिसर्च कम्युनिटी के लिए। तो ये भी आपके एब्स्ट्रैक्ट में होना चाहिए। सो कंक्लूजन भी आपका बहुत क्लियर होना चाहिए कि आपने बहुत अच्छे से गाइडलाइंस यूज़ की हैं। जो आपका एब्स्ट्रैक्ट है उसमें आपने सब चीज़, सारी इन्फॉर्मेशन आपने प्रोवाइड की है कि मैंने ये रिसर्च मेथोलॉजी यूज़ की है, ये टेक्निक यूज़ की है, ये सॉफ्टवेयर रहा है, ये पर्पस रहा है, ये मेरा गैप रहा है स्टडी का, ये इम्प्लीकेशंस रही हैं। तो आपको सारी चीज़ बहुत ही इम्पैक्टफुल तरीके से डिस्कस करनी है इन योर एब्स्ट्रैक्ट। सो बहुत कंसाइज होना चाहिए, बहुत छोटा होना चाहिए और बहुत क्लियर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड होनी चाहिए। आई विल शो यू दी वन एब्स्ट्रैक्ट एज वेल। यहाँ पे मैंने एक पेपर लिखा था, आ बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस ऑफ डिजिटल फाइनेंशियल लिटरेसी, जो कि एमराल्ड के जर्नल में पब्लिश्ड है एंड द जर्नल इज अमेरिकन जर्नल ऑफ बिजनेस। तो यहाँ पे जो मैंने एब्स्ट्रैक्ट लिखा है, मैंने बहुत क्लियर से समझाने की कोशिश की है कि आपका जो पर्पस है, आप पहले उसको डिफाइन करो, उसको एक्सप्लेन करो कि मेरे जो स्टडी है उसका जो पर्पस है वो ये रहेगा। फॉर एग्जांपल मुझे डिजिटल फाइनेंशियल लिटरेसी के ऊपर बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस करना था, तो यहाँ पे मैंने बहुत क्लियरली लिखा हुआ है कि मुझे ट्रेंड चेक करना है करंट स्टडीज़ का, कि प्रीवियस स्टडी से लेके अब तक की स्टडी जितनी रही है, अब आगे का क्या फ्लो रहेगा। तो मैंने पर्पस लिखा है यहाँ पे। फिर मैंने डिज़ाइन मेथोलॉजी अप्रोच, यहाँ पे मैंने बताया है कि मैंने रिसर्च मेथोलॉजी में कौन सा टूल यूज़ किया है, कितने पेपर्स लिए हैं। जैसे मैंने यहाँ पे 158 पेपर्स लिए हैं बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस के लिए। मैंने वेब ऑफ साइंस यूज़ किया है एज अ डेटाबेस और मैंने स्कोपस डेटाबेस यूज़ किया है। फिर मैंने कौन कौन से टाइम पीरियड तक के लिए पेपर्स लिए, जैसे 2015 से लेकर 2020 तक पेपर लिए। तो ये मेरी मेथोलॉजी है, ये मेरा डिज़ाइन है पेपर का। तो ये जो डिज़ाइन है एक पर्टिकुलर फ्लो में होना चाहिए,
यहाँ पे आपने सारी इन्फॉर्मेशन दी है कि कितने पेपर्स रहे हैं, कहाँ से एक्सट्रैक्ट किया है, कौन सा टूल यूज़ किया है, किस तरीके से एनालिसिस किया है। जैसे बिब्लोशाइनी मैंने टूल लगाया, आर स्टूडियो लगाया है जिसमें मैंने बिब्लोशाइनी को रन किया है, डेटाबेस कौन सा रहा है, तो मैंने बहुत क्रक्स में डिज़ाइन मेथोलॉजी अप्रोच में एक्सप्लेन किया है। उसके बाद मेरे रिसर्च की फाइंडिंग्स क्या रही हैं, वो मैंने यहाँ पे समझाने की कोशिश की है एक क्रक्स में, कि मेरे रिसर्च की मेरा जो रिसर्च पेपर है, जो मेरा वर्क है, उसकी फाइंडिंग्स क्या रही है। तो यहाँ पे मैंने एक छोटे से पैराग्राफ में उसको एक्सप्लेन किया है। फिर उसके बाद रिसर्च इम्प्लीकेशंस क्या रही हैं, इस सेक्शन में मैंने उस चीज़ को एक्सप्लेन किया है बहुत क्रक्स तरीके से। बहुत डिटेल नोट नहीं लिखना है, बहुत प्रिसाइज कंसाइज आपने लिखना है, बहुत क्रक्स्ड इन्फॉर्मेशन आपने प्रोवाइड करनी है। फिर उसके बाद प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस क्या रहे हैं स्टडी के, वो मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, समझाने की कोशिश की है। फिर सोशल इम्प्लीकेशंस क्या हैं, वो मैंने यहाँ पे बताया है। फिर ओरिजिनैलिटी क्या है मेरे पेपर की, वो मैंने यहाँ पे बताया है। और जैसे मैंने आपको बोला था कीवर्ड्स मिनिमम 4 to 5 इतने कीवर्ड्स आपको होने चाहिए। जैसे कि मैंने पेपर पे काम किया है बिब्लियोमेट्रिक के ऊपर, तो मैंने यहाँ पे एज अ कीवर्ड यूज़ किया है कि बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस मेरे पेपर में बहुत फ्रिक्वेंटली यूज़ होगा। बेसिकली जब आप रीड करोगे तो आपको बिब्लोमेट हो सकता है बिब्लोमेट्रिक एनालिसिस आपने बहुत जगह पढ़ा हो और आप ये पेपर में भी पढ़ने वाले हो, राइट। तो ऐसे ही डिजिटल फाइनेंस बहुत फ्रिक्वेंटली यूज होगा पेपर में। साइंस मैपिंग एज अ टेक्निक जो मैंने पेपर में यूज की है उसको मैंने कीवर्ड में डाला है। रिटायरमेंट प्लानिंग, सेविंग बिहेवियर, बिब्लोमेट्रिक, सो ये वो कीवर्ड्स हैं जो मेरे रिसर्च पेपर में बहुत फ्रिक्वेंट यूज होंगे और मेरे रिसर्च पेपर इन कीवर्ड्स के ऊपर डिपेंड कर, राइट। सो ये था एब्स्ट्रैक्ट कैसे लिखना है, ये फ्लो रहेगा। अगेन मैं बोलूँगी जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जैसे आपने अपनी जर्नल की वेबसाइट देखनी है कि उसमें कितने कीवर्ड्स की रिक्वायरमेंट है, कितने वर्ड्स आप एब्स्ट्रैक्ट्स में लिख सकते हो। तो ये सारी छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन आपको अपने जर्नल से ही आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी और उसके बाद डिसीजन लेना। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि एब्स्ट्रैक्ट कैसे लिखते हैं, क्या क्या इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। और मैंने आपको सैम्पल भी दिखाया है कि किस तरीके से आपने अपने एब्स्ट्रैक्ट को फ्रेम करना है, कौन सी इन्फॉर्मेशन उसके अंदर इंक्लूड रहेगी, किसके बाद कौन सा सेक्शन आएगा और कैसे इन्फॉर्मेशन आपने प्रेजेंट करनी। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप चैट बॉक्स में अपना डाउट ड्रॉप कर सकते हो। ऑल फॉर टुडे, थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।